हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज की वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उसके नवीनतम पेपर पैटर्न के अनुसार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में आपको हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी या जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। और क्वेश्चनों के साथ जो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन में कुछ डिटेल होगी उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ग्रुप सी और डी का प्रैक्टिस सेट है ये पहला रहेगा। इस तरह आप आपके साथ सारे जितने भी और प्रैक्टिस सेट है वो सभी कराए जाएंगे। तो आज जो स्टार्ट करेंगे ये प्रैक्टिस सेट पहला होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला सेशन है। पहला सेशन में हिंदी है। हिंदी का पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो आपको अगर आपको आता हो तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आता है तो आप देखिएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु शब्द के अंत में जैसे कि ना जोड़ने से क्रिया का समान रूप बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो धातु में अगर ले लेते हैं पढ़, तो पढ़ एक धातु है। यदि उसमें ना जोड़ दिया जाएगा, ना शब्द जोड़ दिया जाएगा तो वो क्रिया बन जाएगी। तो यदि इसी हिसाब से दूसरा लिया जाए खेल, तो खेल एक मूल शब्द है, कह सकते हैं मूल धातु है। यदि इसमें हम ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा खेलना, तो ये क्रिया बन जाएगी। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणिक शब्द का विलोम क्या है। तो विलोम इसमें बताना है। क्षणिक शब्द का विलोम हो जाएगा शाश्वत। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं, तो भेद होते हैं हिंदी भाषा में स्वर के 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। और स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, हस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। वाक्य में जो और सो जिसमें लिखा हुआ है जो और वो कौन सा सर्वनाम है। तो पहले तो बात करें सर्वनाम क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है ये जो और वो है ये कौन सा सर्वनाम है। तो ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो का संबंध वो से है। तो जिस प्रकार अगर बात करें संबंध, जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, यदि इसकी परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाने के लिए करता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो वो या जो सो हो गया, जिसकी उसकी या वो वही, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो काफ़ी इजी हैं। ये पहला सेट है, जैसे जैसे सेट की संख्या बढ़ती रहेगी आपका जो सेट है वो और अभी अच्छा होता रहेगा। अच्छे का सेंस है कि आपको और टफ भी क्वेश्चन मिलेंगे और इजी भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो छक्के छुड़ाने का मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह हराना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, बुरी तरह हराना। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं होती है, तो संज्ञा के जैसे 4 या 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, कहीं कहीं 3 भी है, वो भेदों के प्रकार में आ जाता है। तो इसमें पूछा है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है ये तो मिठाई है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है जिसको हम देख नहीं सकते। मिठाई को तो मीठा, मिठाई कोई प्रकार की रखी है वो तो देखी जा सकती है, लेकिन जो मीठा उसका भाव है वो नहीं देखा जा सकता। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, मिठाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और यदि बात करें कि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुंदरता, बुढ़ापा, पढ़ाई लिखाई, लंबाई, भलाई, चतुराई, इस तरह के शब्द हो जाएंगे आपके भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु का पर्यायवाची कौन सा है। तो वायु का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां है, दोपहर में प्रयुक्त समास पूछ रहा है। तो दोपहर में कौन सा समास है, तो दोपहर में आपका हो जाएगा द्विगु समास। और द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है, तो द्विगु समास की परिभाषा होती है जिसमें वह समास जिसका पूर्व पद जो होता है वो संख्या, मतलब पूर्व मतलब पहला पद, ये पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है।
तो उन्हें क्या कहते हैं, द्विगु समाज से शॉर्ट में कह सकते हैं। पहला पद जो होगा वो आपको संख्यावाचक दिख जाएगा, तो वही आपका हो जाएगा द्विगु समास। तो दोपहर, दोपहर की यदि बात करें, दोपहर शब्द को तोड़ा जाए तो दो पहरों का समाहार, तो संख्यावाचक आ रहा है दो, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? तो जैसे तद्भव या तत्सम या देशज या संकर। तो ये कुम्हार शब्द है, ये हो जाएगा आपका तद्भव शब्द है। क्या कौन सा शब्द है? कुम्हार तद्भव शब्द है। और यदि इसकी बात की जाए तत्सम शब्द की, तो तत्सम मतलब संस्कृत से का ही शब्द, तो हो जाएगा कुंभकार। क्या पूछा भी जाता है एग्जाम में, जैसे कि लिख देगा कौन सा तद्भव या तत्सम है, क्या हो जाएगा इसका? कुंभकार, ये हो जाएगा तत्सम शब्द और इसका तद्भव हो जाएगा कुम्हार। ठीक है, फिर अगला शब्द देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका तपस्विनी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तपस्विनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। ये क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसमें प्रयुक्त अलंकार पूछ रहा है, तो इसमें अलंकार बहुत इजी है, अनुप्रास अलंकार है, जिसमें ता ता जैसे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहां पर कौन सा अलंकार आएगा? अनुप्रास अलंकार आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 2 11 होना। तो ये भी आपको आता ही होगा, 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? आपको यदि हिंदी का सेशन किसी भी एग्जाम में आता है, तो आपको हिंदी ग्रामर की आपकी पकड़ काफी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपको सारी परिभाषाएं पता है, तो उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो जैसे इसमें 13वां में पूछ रहा है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें जो धीरे धीरे आया है, ये शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या, कौन से शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं? इसमें क्रिया क्या है? पढ़ता। तो यदि कोई पढ़ रहा है, किस प्रकार पढ़ रहा है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, कि तेज तेज पढ़ रहा है, या गलत पढ़ रहा है, तो ये उसकी पढ़ने की विशेषता है। तो धीरे धीरे शब्द आपका किसमें आ जाएगा? क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसका 13वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वां है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो परिभाषा में उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो मूल शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं। कहाँ पर जुड़ते हैं? शुरुआत में जुड़ते हैं। तो जब ये जुड़ जाते हैं तो उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे परिभाषा में पूछ रहा है, तो आपको पता चल गया होगा, परिभाषा में परि उपसर्ग है। ठीक है, और प्रत्यय क्या होते हैं? वो शब्द के बाद में लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रत्यय पूछ लिया गया है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आव। क्या हो जाएगा? आव। बहाव, बह प्लस आव, क्या हो जाएगा? बह प्लस आव। तो आव हमारा हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चार ऑप्शन है, जैसे सभी पढ़ेंगे, उसके प्राण निकल गए, या उसका प्राण निकल गया, ये तो किसी भी एंगल से नहीं सही लग रहा है। फिर है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। अक्सर बोला जाता है मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो ये भी गलत ही हो जाएगा। फिर है, ये आकाशवाणी दिल्ली है, ये गलत है, इसमें हो जाएगा ये आकाशवाणी दिल्ली की है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा, उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से ता धा दा धा ना वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये जैसे बोलने के प्रकार में यदि देखा जाए, तो ये ता धा धा ना, तो ये दंत्य में आते हैं। किस में आते हैं? किस वर्ग में आते हैं? दंत्य वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साधु का स्त्रीलिंग हो जाएगा साध्वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, साध्वी। साधुनी नहीं होगा, ना ही साधवनी होगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। फिर है, उन्नति का सही संधि विच्छेद करना है। तो उन्नति का सही संधि विच्छेद देखेंगे, उन प्लस नति, उत प्लस नति, उन, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। उन्नति, ये भी गलत लग रहा है। देखिए, ऑप्शन अगर एग्जाम में कंफ्यूजिंग वाले हैं, तो हम उसको नेग्लेक्ट करके भी किया जा सकता है। उससे क्या होगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। उन्नति नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जब आधा ना आया है, तो यहाँ पे हलंत लगना चाहिए। तो उस हिसाब से ये करेक्ट बिल्कुल सही दिख रहा है। उत नीचे हलंत लगेगा, फिर नति हो जाएगा। उन तो नहीं होगा, जब ता का आधा वर्ण टूटेगा तो ना में जाएगा पंचम अक्षर में। तो उत प्लस नति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। फिर है, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उन्हें क्या कहते हैं? एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। फिर है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो वहनी, वाहनी, वाहिनी, वाहिनी।
तो देखा जाए सभी, यदि मात्राओं में देखा जाए तो वाहिनी मतलब देने वाली, ज्ञान वाहिनी, है ना। तो ये वाहिनी शब्द आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रेलगाड़ी किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। तो जो रेलगाड़ी है ये संकर शब्द है। अब क्यों संकर शब्द है, ये तत्सम तो है नहीं, तद्भव भी नहीं है, देशज भी नहीं है। संकर शब्द क्यों है, जैसे संकर शब्द जो होते हैं ये दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे देखा जाए रेल, तो जो रेल है ये अंग्रेजी का शब्द है, और जो ये गाड़ी है तो ये हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। ये दो भाषाओं के मेल से बन रहा है, तो ये हमारा संकर शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर है 23वां क्वेश्चन है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा, काफी बार पढ़ा होगा क्वेश्चन। तो कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, जैसे कि आपने पढ़ा होगा शुरुआत से ही, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो हरि करके होता है। तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं हमारे कारक, 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर है, राम की गाय बहुत काली है। इस वाक्य में पूछ रहा है काली शब्द क्या है। तो काली शब्द तो विशेषता ही बताई जा रही है, जैसे फिर से पढ़ते हैं, राम की गाय बहुत काली है। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है, इसमें पूछ रहा है काली, तो काली हो जाएगा हमारे, विशेषता बताई जा रही है ना, तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, और प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे यदि काली है तो काली कितनी काली है, कम काली है, बहुत काली है। तो यदि पूछा जाता, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन बनता कि बहुत, यदि पूछ देता बहुत शब्द क्या है, तो बहुत जब वो पूछा जाता तब वो हो जाता प्रविशेषण, क्योंकि वे विशेषता की विशेषता बता रहा है। अब इसमें सिर्फ काली पूछा है तो काली ऑलरेडी विशेषता ही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश का सेशन आ जाएगा, जिसमें पूछ रहा है मोर नाच रहा है, उदाहरण है। तो इसमें काल, जो टेंस होते हैं हमारे हिंदी में काल बोलते हैं, ये पूछ रहा है मोर नाच रहा है। तो मोर नाच रहा है किस प्रकार का है, तो वर्तमान काल ही है, भूतकाल तो है नहीं, भविष्य भी नहीं है, ये तो बहुत ईजी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोर नाच रहा है वर्तमान काल का है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश का सेशन रहेगा, इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। पहला देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क हैव बीन यूज्ड करेक्टली। जो क्वेश्चन आपको आते हो उनको करिएगा, जो नहीं आ रहे हो उनको साथ में देखते चलेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें सही पंक्चुएशन का यूज किसमें हुआ है। तो रोज रिसीव्ड, रोजी एक नाम है, रोजी रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन एंड जैक अ वॉच। तो ये इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, क्योंकि यहाँ रोजी के बाद कॉमा नहीं होगा, यहाँ भी रोजी के बाद कॉमा नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक तीनों नेग्लेक्ट हो गए। रोजी रिसीव्ड आ फाउंटेन पेन और जैक आ वॉच, जैक ने वॉच रिसीव की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 26 हो गया हमारा। 26 के बाद देखेंगे 27वां है, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन टू फिल इन द सेंटेंस। इसमें करेक्ट प्रोपोजिशन कौन सा आएगा, गुड हेल्थ इज नेसेसरी डैश लॉन्ग एक्टिविटी। तो जो हमारी अच्छी हेल्थ है ये आवश्यक है किसके लिए, लंबे जीवन के लिए। तो इसमें राइट हो जाएगा, यदि देखा जाए फॉर, टू, इन, अबाउट। राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। जैसे सेंटेंस यदि हम यहाँ पर फॉर रख के देखें, फिर सेंटेंस को देखते हैं, गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर लॉन्ग एक्टिविटी। तो के लिए सेंस आ रहा है, फॉर का सेंस आ रहा है के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। तो इसमें मीनिंग दी गई है, चार सेम ही है, सिमिलरिटीज हैं। इसमें आपको बताना है सही मतलब क्या है, सही मीनिंग क्या है। तो इसमें सही मीनिंग हो जाएगा LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट हो जाएगा। जैसे प्रतिनिधि या प्रतिपुरुष होता है, प्रतिनिधि कह सकते हैं, लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ये इसकी करेक्ट मीनिंग। इसके लिए आपको वोकैब्स काफ़ी सारी पढ़नी पड़ेंगी, तब ये जाके कहीं आप देख पाएंगे, अंतर ढूंढ पाएंगे कि कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एंटेनिम्स ऑफ द वर्ड वाइड इज। वाइड होता है चौड़ा, तो चौड़ा का अपोजिट क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। वाइड का चौड़ा, चौड़ा हो जाएगा, नैरो का हो जाएगा सकरा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। द फिर नेक्स्ट एंटोनिम्स भी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड शार्प इज। इसमें भी एंटोनिम्स ही बताना है आपको। शार्प हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा, और इसका अपोजिट हो जाएगा ब्लंट, मतलब धुरधुरा टाइप का, मोटा टाइप का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चूज द राइट फ्रॉम द प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको प्रोनाउन फिल करना है। दे लव डैश सो मच दैट दे थॉट थो ऑफ द नो ऑफ नो वन एल्स। दे लव
जैसे कि आप अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ रही है तो कुछ सेंस आपने जैसे कभी शुरुआत में कभी ना कभी इंग्लिश पढ़ी होगी, तो जैसे हम इसको ऐसे सही कर सकते हैं। यदि दे आ रहा है, देखिए दे का प्लूरल क्या हो जाता है, दे का प्लूरल देमसेल्फ ही होता है ना। दे लव देमसेल्फ सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स। तो इसमें देमसेल्फ ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, देमसेल्फ। और सब बाकी सारे ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। चलिए अगला देखेंगे। जैसे यदि आप जब कभी प्रोनाउन पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे जरूर, जिसमें एक प्रोनाउन का प्रकार होता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसमें जैसे ये मैंने बताया ना इसका रूल, दे का देमसेल्फ, ये उससे सही हो रहा है। जब आप प्रोनाउन डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस। कह सकते हैं वन वर्ड में बताना है आपको। जैसे कि देखेंगे, अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसी जगह या जमीन भूमि, विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ पर पेड़ पौधे या फूल उगते हैं। तो उस जमीन को क्या कहते हैं, वन वर्ड में बताना है तो उसको कहते हैं ऑर्चार्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है फलों का बगीचा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। 33वां है, फाइंड आउट द एडजेक्टिव इन गिवन द सेंटेंस। इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो इसने पूछा योर बुक इज वेरी सॉरी योर बुक इज इजी टू अंडरस्टैंड। आपकी बुक समझने में बहुत इजी है। तो इसमें यदि विशेषण पूछ रहा है तो योर तो विशेषण है नहीं, ये तो प्रोनाउन है। बुक नाउन हो जाएगा, अंडरस्टैंड समझना ये वर्ब हो जाएगा आई थिंक। तो इजी ही है जो आपका एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इजी मतलब सरल, उसका विशेषता बताई जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रे। एक होता है प्रे, PRAY, जिसका मतलब होता है प्रार्थना करना। एक जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन में ये है प्रे। इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना। तो इसका सिनोनिम्स मतलब इसका मिलता जुलता वर्ड पूछा जा रहा है तो हो जाएगा विक्टिम। प्रे मतलब शिकार करना है ना, और विक्टिम का मतलब ही शिकार से ही होता है। तो सिनोनिम्स में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर देखेंगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें अनयूजुअल की सिनोनिम्स बताना है, मतलब कि करेक्ट मीनिंग इससे मिलता जुलता। तो क्या पूछा गया है, अनयूजुअल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनकॉमन। मतलब यूजुअल है, कॉमन सी चीज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंटरसेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इंटरसेक्शन विस्मयादि बोधक जो होते हैं ना, उनको ही कहते हैं। तो ब्रेवो, वेल डन प्लेयर्स, मतलब शाबाश, वेल डन प्लेयर्स, अच्छा खेला, मतलब वेल डन, शाबाशी दे रहे हैं प्लेयर्स को। तो इसमें इंटरजेक्शन जो पूछ रहा है तो ये तो ब्रेवो ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, यदि आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है तो आप सेंस से 4 ऑप्शन देख के आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 37 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जैसे रीजनिंग से भी सेंस लगा सकते हैं। जैसे रिवर्स का संबंध है स्ट्रीम से, तो ओशियन का संबंध किससे होगा। तो रिवर जैसे नदी का, जो नदी में लहरें होती हैं तो उसका संबंध हो गया स्ट्रीम से। तो ओशियन में क्या होता है, ओशियन में जो बड़े बड़े महासागर होते हैं उसमें धाराएं होती हैं, महासागरीय जलधाराएं जो होती है ना, तो करंट हो जाएगा। ओशियन का सेंस हो जाएगा करंट से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द डेरीज। तो जैसे डेरीज का प्लूरल हो जाएगा, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा जब आप ने प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे, जैसे ये लिखा है DIARY डेरी। तो यदि इसका एक नियम होते हैं, रूल होते हैं, उसमें यदि वाई जब हटता है प्लूरल से तो IES आ जाता है। डेरीज की जगह क्या आ जाता है, IES। तो DIARIES, कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डेरी का प्लूरल क्या हो जाएगा, डेरीज हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ही इज। तो इजी ही है, ही इज शॉर्ट में बोलेंगे ही इज, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ही इज, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही इज। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जंबल वर्ड। ये जंबल वर्ड दिए हुए हैं, इसमें मीनिंगफुल आपका तो देखते ही पता चल रहा है, ड्रीम ही है जो मीनिंगफुल बन रहा है। ये जो दिया हुआ है वर्ड, इसका जंबल वर्ड में ड्रीम मतलब सपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर उसका राइट हो जाएगा उस हिसाब से बी। फिर अगला है, पिक आउट द
नाउन इन द गिवन सेंटेंस, इसमें नाउन बताना है तो नाउन हो जाएगा हमारा, अवर तो है हमारा, प्रोनाउन हो जाएगा आर्मी, आर्मी जो सेना सैनिक होते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा नाउन। पूछ रहा है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिन क्वेश्चनों में समय बचा सकते हैं उसमें बचाया जाएगा। तो उसमें आर्मी पूछ रहा है, क्या नाउन पूछ रहा है तो आर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं है, ये प्रोनाउन का टिक लगाया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। इसमें पहले पढ़ेंगे सेंटेंस क्या है, सी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, तो वह अगले सप्ताह आ रही है। तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, अगले सप्ताह आ रही है ना, आईएनजी लगा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट तो है नहीं क्योंकि यहाँ वॉज या वर नहीं है, इज लगा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा आपका। फिर है इसमें क्या, वर्ब को सेलेक्ट करके भरना है, इसमें कौन सी वर्ब आएगी। प्रेमचंद्र डैश दिस नोवेल, तो प्रेमचंद ने एक नोवेल लिखा था, तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो क्या बन जाएगा, पूर्व में लिखा होगा ना, अभी तो प्रेमचंद है नहीं जो लिख देंगे, तो प्रेमचंद रोट सेकंड फॉर्म आ जाएगी, प्रेमचंद रोट दिस नोवेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ द गिवन वर्ब। इसमें बताना है आपको, वर्ब फिल करनी है, इट डैश रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, लास्ट आखिरी रात से, आखिरी इवनिंग से, शाम से बारिश हो रही है लगातार। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपकी वर्ब कौन सी परफेक्ट बनेगी। तो वॉश तो है नहीं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ये होती है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब इसमें हमें चूज करना है, हैज़ बीन होगा या हैव बीन होगा या हैज़ बीन होगा। तो आई के साथ हैज़ बीन के साथ बन जाएगा, आई हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लेडीज डैश टेनिस एवरी इवनिंग, जो महिलाएं हैं ये टेनिस प्रत्येक शाम को खेलती हैं। तो द लेडीज, इसका जो ऑप्शन इसमें वर्ब आएगी ये आएगी ऑप्शन नंबर सी वाली, प्ले आएगी, द लेडीज प्ले टेनिस एवरी इवनिंग। कुछ सेंटेंस को फिल करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सही होगा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रिशिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें सही वर्ड पूछ रहा है कौन सा आएगा, ही इज या एन डैश टू अ लार्ज फॉर्चून। तो लार्ज फॉर्चून मतलब बहुत बड़ी संपदा, और यदि इसमें यदि बात की जाए हेयर तो बाल होता है, सबसे सही वर्ड इसमें आ रहा है हियर, HEIR, इसका क्या मतलब होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है। आपको वो कैब अच्छी करनी पड़ेगी तब आप कहीं सही से कर पाएंगे, यदि फिल इन द ब्लैंक से भरने वाले। तो ही इज़ अ हियर, ही इज़ अ हियर टू अ लार्ज फॉर्चून, ये वह एक बहुत बड़ी संपदा का उत्तराधिकारी है ना। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स इज द रॉन्गली कोटेड, बताना है चार ईडियम से कौन सा गलत है इसमें बताना है। तो ग्लोव इन हैंड, ग्लोव इन हैंड इसको छोड़ते हैं और बाकी अन्य की बात करते हैं। टू ब्रेक द डक, ये सही है क्योंकि इसका मतलब होता है टू ब्रेक द डक का मतलब अपने बतख को तोड़ना। ये मुख्यतः तब यूज़ किया जाता है जब बल्लेबाज के तौर पर एक कोई खिलाड़ी होता है जो रन नहीं बना पाता है, तो इसमें डक का यूज़ किया जाता है, तो ये तो सही है, टू ब्रेक द डक। फिर है नल एंड वॉइड, ये आपने अक्सर सुना होगा, नल एंड वॉइड मतलब बिल्कुल शून्य, जीरो के बराबर। फिर है, ये भी सही है। तो फिर है अगला बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मतलब होता है पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से, है ना। तो ये तीन सही है, लेकिन जो ये ग्लोव इन हैंड वाला है, इसका यदि सही बात किया जाए तो ये ग्लोव इन हैंड नहीं होता है, हैंड इन ग्लोव होता है, ठीक है, हैंड इन ग्लोव। और उसका हिंदी में मतलब होता है हाथ, हाथ में हाथ डालना, क्या होता है, हाथ में हाथ डालना, लिख लीजिएगा पूरा, हाथ में हाथ डालना, हैंड इन ग्लोव होता है। तो ग्लोव इन हैंड नहीं होता है, तो यही हमारा रॉन्गली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट देखना है, इसमें विषय जैसे कह सकते हैं, रमेश एंड सुरेश विल गो टू जमशेदपुर, तो इसमें सही सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, रमेश एंड सुरेश, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, रमेश एंड सुरेश हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, द अपोजिट जेंडर ऑफ बक, तो बक का अपोजिट क्या होता है, बक मतलब होता है हिरन, तो इसका हिरन का अपोजिट हो जाएगा हिरनी, हिरनी होगा हमारा DOE, ये क्या हो जाएगा, हिरनी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फिर है अगला, और इंग्लिश सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेंटेंस,
फिगर ऑफ स्पीच जैसे हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं ना, बस वही चीज़ है। ही वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन। वह बहादुर है जैसे कि लॉयन, जैसे कि शेर। तो जैसे मतलब सिमिल, जैसे नहीं कहते सिमिलर है, सिमिलर मतलब एक जैसा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमिल। ठीक है, तो ये हमारे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, ये हिंदी के 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन जो रहेगा ये जीएस का रहेगा, 25 क्वेश्चन इसमें भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था पहला जो डिजिटल केंद्रीय बजट है, ये प्रस्तुत किया गया था 2021 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री जो श्रीमती हमारी निर्मला सीतारमण है, इन्होंने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। फिर सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सभी को पता होगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, और ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह भी है। यदि बात की जाए बड़ा की, तो बड़ा जब पूछेगा तो हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। फिर है शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वथनांक से कह सकते हैं क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव्य उबलने लगता है। ठीक है, वह उसका क्वथनांक हो जाता है। तो शुद्ध जल का पूछ रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, खून की कमी को रोकने के लिए भोजन में भरपूर मात्रा होनी चाहिए। तो खून की कमी को रोकने के लिए भोजन में भरपूर मात्रा होनी चाहिए किसमें? आयरन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। खून की कमी को रोकने के लिए भोजन में हमें आयरन की मात्रा को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। आयरन मतलब लोहा कह सकते हैं, लौह खनिज। ये शरीर में रक्त की कमी को पूर्ति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और घर पे देखा होगा कढ़ाई पे भी कभी कभी अधिकतर मम्मी लोग खाना बनाती हैं, क्योंकि वो आयरन, हमें आयरन उससे भरपूर मात्रा में मिलता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55वां है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा चिकित्सक था चरक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा, चरक। और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का था। और इसने 78 ईस्वी में, कब? 78 ईस्वी में इसने शक संवत भी चलाया था। पूछा जाता है, शक संवत भी चलाया था। और इसका दरबारी कवि दरबारी कवि नहीं पूछ रहा है, चिकित्सक पूछ रहा है, तो चरक था। और चरक की एक पुस्तक भी पूछी जाती है, चरक संहिता है ना, चरक संहिता नाम से। तो ये भी चीजें याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिक मनी का आशय है। तो प्लास्टिक मनी का क्या आशय है? आपने कभी सुना है इसको? प्लास्टिक मनी क्या होती है? तो प्लास्टिक मनी होती है क्रेडिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर, जैसे प्लास्टिक का कार्ड नहीं होता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, वही है प्लास्टिक मनी, यही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यदि बात की जाए प्लास्टिक मनी को अगर डिटेल में जाने, तो प्लास्टिक मनी का आशय है प्लास्टिक से बने उन कार्डों से है जिनका उपयोग जैसे हम पेमेंट करने के लिए या भुगतान करने के लिए यूज करते हैं। शुरू में ये शब्द क्रेडिट कार्ड के लिए भी उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में फिर जब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड आदि ये सब सारी चीज़ें आ गई, तो इसको प्लास्टिक मनी नाम दे दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। और इससे क्वेश्चन और भी याद रखेंगे, 1983, कब? 1983 में मरणोपरांत विनोबा भावे को देश के सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है भारत रत्न पूछ लिया जाता है। कब दिया गया इनको? 1983 में। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया, याद रखेंगे ये भी। फिर है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा को सभी जानते होंगे, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, टेनिस से संबंधित है। फिर है 59 क्वेश्चन है, भारत है एक। तो भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही भी नहीं है। तो कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसमें सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां है, साधारण नमक है। तो साधारण नमक क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है ना इसका फॉर्मूला, केमिस्ट्री वाले सब जान रहे होंगे। NaCl साधारण नमक का फॉर्मूला होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट हो जाएगा। फिर है पोटास का प्रयोग मुख्यतः डैश में होता है। तो पोटास का प्रयोग रासायनिक खाद में इसका यूज होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी। पोटाश को क्या किससे डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में? के से डिनोट करते हैं। ये प्रमुख पोटासधारी उर्वरक जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम सल्फेट में यूज होता है। ठीक है, रासायनिक खाद के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती हैं? तो पृथ्वी पर सूर्य की मिनट लगभग पहुंचती हैं, इसमें लगभग पूछ रहा है 8 मिनट। ठीक है, राइट आंसर 8 मिनट हो जाएगा। और
एग्जैक्ट पूछा जाए तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यदि कभी सेकेंडों में पूछा जाता है तब की बात है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो सबको पता है भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। ये मत सोचिए बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पहला सेट है तो थोड़ा सा इजी है, जब आगे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक टफ होते जाएंगे। तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, और यदि पूछा जाए इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया, ठीक है, तब पूछा जाएगा, तब हो जाएगा 2008 में से राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। फिर है गुरुदेव उपाधि किसकी थी। तो गुरुदेव उपाधि किसकी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा सी। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। और किनके द्वारा दी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता थे, इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर से ये भी याद रखेंगे, इन्हें इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, है ना, वो भी पूछी जाती है, गीतांजलि पुस्तक थी। और इनकी इस गीतांजलि जो कृति थी, इसके लिए इन्हें 1913 का सन भी इम्पोर्टेंट है, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। सॉरी, पड़ोसी देश नहीं है, पूछ रहा है पड़ोसी देश है तो पाकिस्तान ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। तो ये सदस्य जैसे कि, और यदि बात की जाए लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा किस अनुच्छेद में है, 81 में है। संसद किस में है, 79 में है। और राज्यसभा किस में है, 80 में है, ठीक है। ये पूछा जाता है, इनके अनुच्छेद भी पूछा जाता है, संसद, फिर ये लोकसभा और ये राज्यसभा, ये तो हो गया अनुच्छेद। और इसमें पूछ रहा है कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 12। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के और जो लोकसभा है उनके 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील के लिए भारत में अंतिम न्यायालय कौन सा है। अंतिम न्यायालय कौन सा बचता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय। और यदि सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद की बात की जाए तो 124 अनुच्छेद है, अनुच्छेद में इम्पोर्टेंट है। अपील के लिए भारत का अंतिम न्यायालय कौन सा बचता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, और ये भारत का सबसे शीर्ष न्यायालय है, याद रखेंगे। और 124 अनुच्छेद है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। और भारत का जो ये सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 1950 में की गई, और ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को आर पार नहीं होने देती है। तो किस प्रकार की वस्तुएं हैं जो प्रकाश को आर पार नहीं होने देती हैं, तो यह अपारदर्शी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिन वस्तुओं से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता उन्हें ही अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया ना, इनसे प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप जो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापता है। ये सभी को पता होगा, इजी है। तो भूकंप की तीव्रता कौन मापता है, सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सीस्मोग्राफ, ठीक है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता हो जाएगा, बैरोमीटर वायुदाब, और कैस्कोग्राफ हो जाता है पेड़ों की जो ऊंचाई ऊंचाई नापते हैं, कैस्कोग्राफ से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है 17वां है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में है। इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शांति की स्थापना करना और युद्धों को रोकना, यूएनओ इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में स्तूप की स्थापना की गई थी। तो सारनाथ में स्तूप की स्थापना की गई थी अशोक द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और सारनाथ में स्तूप की स्थापना अशोक द्वारा की गई थी। और अशोक मौर्य वंश का शासक था। और जो अशोक था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी, ये पूछा जाता है अशोक किस धर्म को मानने वाला था या किस धर्म का अनुयायी था, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीवी को क्या कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवी को कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीवी होता है लैक्टोबैसिलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित, ठीक है। और इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1936, ठीक है। इसको पहले पुराना नाम से भी जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क, और अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रामगंगा नेशनल पार्क।
फिर है येन किस देश की मुद्रा है? तो येन मुद्रा है जापान की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। येन कहाँ की मुद्रा है? जापान की। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो जाएगी डॉलर। और रूस की मुद्रा हो जाएगी कौन सी? रूबल। और इंग्लैंड की मुद्रा हो जाएगी कौन सी? पाउंड स्टर्लिंग के नाम से, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, इसमें पूछा गया था येन, तो जापान। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन है जीएस सेक्शन का। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा का किला स्थित है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, यहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। ये तेलंगाना राज्य की राजधानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर कुतुबशाही राजाओं ने यहाँ अनेक निर्माण भी करवाए। गोलकुंडा का किला इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे टोटल हिंदी और इंग्लिश जीएस सेक्शन को मिला के टोटल 25-25 करके पूरे 75 क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट जो मैथ की वीडियो है, मैथ और इसमें जो मैथ चौथा सेक्शन है, मैथ और जीएस से मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड है ना, तो उसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा। एक वीडियो में आपका अब जो प्रैक्टिस सेट अगला रहेगा उसमें भी हमारा हो जाएगा हिंदी, इंग्लिश और जीएस का सेक्शन। प्रैक्टिस सेट दूसरे तीसरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ये सेशन कैसा लगा दोस्तों?